अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस थर्ड पार्ट के अंदर आज हम जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स को डिस्कस करने लगे हैं, जो कि हमारे कंट्रोल स्ट्रक्चर के जो हमारा चल रहा है टॉपिक, वो उसी के कनेक्टेड सीरीज़ है। लॉजिकल ऑपरेटर्स जो हैं वो हमारे कौन कौन से हैं और उनको हमने किस तरह से यूज़ करना है। तो हमारे पास जो है वो बेसिकली 4 लॉजिकल ऑपरेटर्स अवेलेबल हैं, जिनमें हमारे पास नॉट, एंड, और एक्सक्लूसिव और। ये हमारे पास 4 जो है वो लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। वन बाय वन हम इनको देख लेते हैं कि ऑपरेटर किस तरह से वर्क करते हैं और किन सिचुएशंस के अंदर हमने इनको यूज़ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास नॉट ऑपरेटर है। ये हमारे पास जो है वो निगेशन के लिए यूज़ होता है, इन्वर्स करने के लिए या रिवर्स करने के लिए आप कह लें कि हम इसे यूज़ करते हैं। जो भी गिवन कंडीशन होगी बेसिकली ये उसको उसके इन्वर्स कर देगा। अगर आपके पास कंडीशन कोई गिवन कंडीशन ट्रू है तो नॉट जब लगा देंगे तो वो फॉल्स हो जाएगा, और अगर आपके पास कंडीशन जो है वो फॉल्स है तो नॉट लगा देने से वो कंडीशन जो है वो आपका ट्रू हो जाएगी। अगर आपने इसकी अगर हम एग्जांपल देख लें तो बात समझना और ज़्यादा आसान हो जाएगी। कि जैसे सपोज करें कि वो आपको एग्जांपल दे रहा है कि एज जो है वो आपके पास 24 है, और इस कंडीशन को अगर आप देखें तो ये कंडीशन आपको क्या इवेल्युएट करेगी। तो बड़ा सिंपल है कि सबसे पहले आप जो है वो जो इनर पोर्शन है आप उसको एग्जीक्यूट कर लें। मैं आपको इसको डेमो दे के मैं आपको उसको रन करके दिखा देता हूँ। जैसे एज उसने सपोज करवाई थी कि 24 है, तो 24 ग्रेटर देन 18, तो ये तो ट्रू है। ठीक है, ये ट्रू है कि 24 जो है ग्रेटर देन 18 होता है, लेकिन बाहर नॉट लगाया हुआ है। तो जब इस ट्रू को आप नॉट लगा देंगे इस ट्रू के बाहर, तो बेसिकली ये उसको फॉल्स में कन्वर्ट कर देगा। तो इसलिए वो कह रहा है कि ये फॉल्स है। तो बड़ा सिंपल है नॉट को इवेल्युएट करना, कि पहले आप नॉट के बगैर देखें कि कंडीशन आपकी क्या बन रही है और वो क्या इवेल्युएट कर रही है, और उसके बाद बाहर आप नॉट लगाकर आप उसको इन्वर्स कर दें। नेक्स्ट हमारे पास एंड ऑपरेटर है। एंड ऑपरेटर हमारा बाइनरी ऑपरेटर है, और हम इसको दो कंडीशंस को कंकैटिनेट करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। जबकि आपके पास ये जो था नॉट जो था ये यूनरी है, ये सिंगल ऑपरेंड के साथ जो है यूज़ होता है। और नॉट जो है एंड जो है ये बाइनरी है, ये टू ऑपरेंड्स के साथ यूज़ होगा। और इसके अंदर अगर आप इसका ट्रुथ टेबल देखें तो फॉल्स फॉल्स तो रिजल्ट फॉल्स है, फॉल्स ट्रू रिजल्ट फॉल्स, ट्रू फॉल्स रिजल्ट फॉल्स, और ट्रू ट्रू पे जो है वो रिजल्ट आपको ट्रू देगा। यानी कि इसमें आपको रिजल्ट उस वक्त ट्रू मिलेगा जब सब की सब कंडीशंस आपकी ट्रू होंगी, तो फिर रिजल्ट ट्रू मिलेगा। अदरवाइज़ कोई एक भी फॉल्स है या दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। अब हमने इसको यूज़ कहाँ करना है, तो हम एंड ऑपरेटर को वहाँ पर यूज़ करते हैं जहाँ पर हमने मल्टीपल कंडीशंस के ट्रू होने पर कोई डिसीजन लेना हो। मल्टीपल कंडीशंस के ट्रू होने पर कोई डिसीजन लेना हो, कि जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास दो तीन कंडीशंस हैं, और मैं चाहता हूँ कि जब ये दोनों तीनों कंडीशंस हमारी ट्रू हों तो फिर ये वाला कोई एक्शन हमारा परफॉर्म हो, तो वहाँ पर आप एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। जैसे कि कॉमन डिवाइज़र की एग्जांपल है। कॉमन डिवाइज़र में आप क्या करते हैं कि एक नंबर ले लेते हैं, और सबसे पहली कंडीशन हम ये लगाते हैं कि नंबर जो है वो ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप किसी भी नंबर को ज़ीरो पे डिवाइड नहीं कर सकते। तो पहली कंडीशन तो ये है कि नंबर आपका ज़ीरो ना हो। और फिर दूसरी कंडीशन ये लगाते हैं हम कि वो नंबर दूसरे नंबर को पूरा पूरा डिवाइड कर दे, और वो नंबर तीसरे नंबर को भी पूरा पूरा डिवाइड कर दे। फिर हम कहते हैं कि वो नंबर हमारा जो है वो कॉमन डिवाइज़र है। जैसे सपोज करें कि अगर हमारे पास तीन नंबर्स हैं ए बी एंड सी में, तो सबसे पहले अगर हमने देखना चाह रहे हैं कि क्या ए जो है वो बी और सी का कॉमन डिवाइज़र है या नहीं, तो सबसे पहले हमने देखना है कि ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो होना चाहिए। कि पहली कंडीशन ये है कि ए जो है वो नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो हो, ए ज़ीरो नहीं होना चाहिए। फिर हम ये देखेंगे कि क्या ए बी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। अगर ए ज़ीरो नहीं है, सपोज ए जो है वो टू है, तो क्या ए जो है वो बी को पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। बी सपोज करेंगे सिक्स है, तो अब ए जो है वो बी को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है। लेकिन अभी ये डिसीजन नहीं हुआ कि ये क्या ये वाकई कॉमन डिवाइज़र है या नहीं, क्योंकि अभी हमें ये देखना है कि क्या ए जो है वो सी को भी पूरा डिवाइड कर सकता है या नहीं। अब सपोज करें कि सी जो है हमारे पास 7 है, तो अब एक कंडीशन ट्रू हो गई, ए ज़ीरो नहीं है। दूसरी कंडीशन ट्रू हो गई कि ए ने बी को पूरा पूरा डिवाइड कर दिया। लेकिन तीसरी कंडीशन जो है हमारी फॉल्स हो गई कि ए जो है वो सी को पूरा पूरा डिवाइड नहीं कर पा रहा। तो अब हम ये कह सकते हैं कि ए इज़ नॉट अ कॉमन डिवाइसर।
अब आपने इसको परफॉर्म अगर करना है तो उसके लिए फिर आपको एंड ऑपरेटर लगाना होगा, क्योंकि कॉमन डिवाइज़र होने के लिए ये तीनों कंडीशंस का ट्रू होना ज़रूरी है। तो इस तरह से हम अपनी जनरल लाइफ के अंदर डिफरेंट एग्जांपल्स, काफ़ी सारी सिनेरियोज ऐसे हैं जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हम वहाँ पर उनको एंड के साथ ऑपरेशन लगा कर हम उनको सॉल्व कर रहे होते हैं। जैसे जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए अप्लाई करते हैं तो एक कंडीशन ये होती है कि आपका एडमिशन टेस्ट क्लियर हो, साथ सेकंड कंडीशन ये भी होती है कि आप के मार्क्स जो हैं वो एटलीस्ट सेकंड डिवीज़न में हो, थर्ड में ना हो। तो ये दो कंडीशन अगर पूरी करता है कोई स्टूडेंट तो फिर वो एलिजिबल होता है कि वो अप्लाई कर सके यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए। तो वहाँ पर भी हम एंड ऑपरेटर ही बेसिकली यूज़ कर रहे होते हैं। फिर आगे हमारे पास और है, और जो है ये हम यूज़ करेंगे कि जहाँ पर आपने किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर कोई एक्शन परफॉर्म कर लेना हो तो वहाँ पर हम और ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ये भी बाइनरी है और दो कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए, कनकैटिनेट करने के लिए हम इसे यूज़ करेंगे। ट्रुथ टेबल देख लें, फॉल्स 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 ट्रू ट्रू, और ट्रू फॉल्स ट्रू, और ट्रू ट्रू ट्रू। यानी इसमें कोई एक भी अगर ट्रू हो जाए या सारी की सारी ट्रू हो जाएं तो आपको रिज़ल्ट जो है वो ट्रू मिलता है, और जब सारी कंडीशन फॉल्स होंगी तो ही रिज़ल्ट आपको फॉल्स मिलेगा। ये आपने वहाँ पर यूज़ करना है जहाँ पर आप किसी भी एक कंडीशन के ट्रू होने पर आपने कोई एक्शन परफॉर्म कर लेना हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने कोई एक प्रोग्राम बनाया और वो प्रोग्राम आपको इवन ऑड जो है वो फाइंड करके देता है। एंड पे आप यूज़र से पूछते हैं इवन ऑड उसको बताने के बाद कि डू यू वांट टू चेक एन अदर नंबर, और प्रेस वाई टू चेक एन अदर नंबर, प्रेस वाई। अब यूज़र वहाँ पर स्मॉल वाई एंटर कर दे तो भी इसका मतलब यह है कि वो एक और नंबर का इवन ऑड देखना चाह रहा है, या अगर वो कैपिटल वाई एंटर कर दे तो भी इसका मतलब यह है कि वो एक और नंबर का इवन ऑड देखना चाह रहा है। तो यहाँ पर हम आप और लगा देंगे कि अब अगर वाई स्मॉल में आ रहा है या वाई जो है वो कैपिटल में आ रहा है, दोनों का मतलब यही है कि यूज़र जो है वो एक और नंबर का इवन ऑड चेक करना चाह रहा है। तो आप इसको और के साथ आप इसको सॉल्व कर सकेंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑपरेटर है, ये हमारे पास एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर है, और ये भी बाइनरी है। कनकैटिनेशन के लिए दो कंडीशंस को ज्वाइन करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसका सिंबल देख लें, हैट सिंबल इसके लिए यूज़ किया जाता है। ये ऑपरेटर आपको ट्रू रिज़ल्ट देगा तब जब दो कंडीशंस अगर हैं और वो दोनों कंडीशंस आपकी डिफरेंट हैं, डिफरेंट रिजल्ट परफॉर्म कर रही हैं। यानी एक फॉल्स दूसरी ट्रू तो रिजल्ट ट्रू, ये वाली ट्रू और दूसरी फॉल्स तो रिजल्ट ट्रू। जब दोनों डिफरेंट हैं और जब दोनों सेम होंगी, जैसे दोनों फॉल्स हैं तो रिजल्ट फॉल्स है, या दोनों ट्रू हैं सेम है तो रिजल्ट फॉल्स है। जब दोनों सेम होंगी तो रिजल्ट जो है वो आपको फॉल्स मिलेगा, चाहे वो दोनों सेम ट्रू पर सेम हो रही हैं या वो दोनों सेम जो हैं वो फॉल्स पर सेम हो रही हो। तो आप इस तरह से एक्सक्लूसिव और ऑपरेटर को आप यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल भी यहाँ पे गिवन है। एक और आपको एग्जांपल दे रहा है, आपको एक प्रोग्राम आपको बनाना है ये कि हियर इज़ अ प्रोग्राम दैट चेक्स वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 एंड 3। 2 एंड 3, पहले बात क्या कर रहा है, 2 के साथ भी डिविजिबल है या और 3 के साथ भी डिविजिबल है या नहीं। फिर है वेदर द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3, और थर्ड में वो कहता है कि एंड वेदर अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 2 और 3 बट नॉट बोथ। या तो 2 के साथ डिविजिबल हो या 3 के साथ डिविजिबल हो, लेकिन दोनों के साथ डिविजिबल ना हो। जैसे 15 है, 15 3 के साथ डिविजिबल है लेकिन 2 पे से नहीं है। और 12 की अगर आप बात कर लें तो 12 दोनों के साथ ही डिविजिबल है। 12 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 12 जो है वो 3 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपने प्रोग्राम बनाना है। ये आपको उसी की एग्जांपल दे रहा है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है द एंड सिंगल एम्परसेंट साइन और द और विद सिंगल और पाइप साइन। बेसिकली इन दोनों में फ़र्क क्या है, इन दोनों में डिफरेंस ये है कि जहाँ पर आप बात करते हैं डबल की, डबल सिंबल वाले आपके जो एंड ऑपरेटर हैं या और ऑपरेटर हैं, तो बेसिकली ये आपको ना शॉर्ट सर्किटरी प्रोवाइड करते हैं। शॉर्ट सर्किटरी का मतलब क्या है कि चले मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल दे देता हूँ। इधर दे देते हैं एग्जांपल। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये कहता हूँ कि इफ़ हमारे पास एक नंबर है ए, और ए को मैंने वैल्यू दे दी है फॉर एग्जांपल 5, और मैंने एक कंडीशन लगा दी है। मैं कहता हूँ कि जी इफ़
if a greater than or equals to 10, अगर a greater than or equals to 10 है and चलें इसको यहाँ पे दोबारा से बना लेते हैं, सही नहीं बना। एंड मैं डबल एम्परसेंट यूज़ कर रहा हूँ जी। एंड ए और लेस देन और इक्वल्स टू सपोज 8, ये मैंने कंडीशन एक बना ली। अब अगर इसके अंदर देखा जाए तो ये वाली कंडीशन जो है ए ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 10, ये कंडीशन हमारी फॉल्स है क्योंकि ए की वैल्यू हमने रखी है फॉल्स, सॉरी ए की वैल्यू हमने रखी है 5। फर्स्ट पोर्शन इसका फॉल्स है। हमने क्योंकि यहाँ पर यूज़ किया है डबल एम्परसेंट, तो डबल एम्परसेंट शॉर्ट सर्किटरी प्रोवाइड करेगा। अब क्योंकि एंड लगा हुआ है और पहला पार्ट इसका फॉल्स हो गया है, तो ये डिसीजन हो गया है कि ये जो इफ़ है ये सारी की सारी इफ़ हमारी फॉल्स है। ये डिसीजन हो गया एक पार्ट के ही फॉल्स होने पर, एक पार्ट के ही इवेल्युएट करने पर डिसीजन हो गया। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटरी, कि उसने उसको दूसरे को देखा ही नहीं, क्योंकि दूसरी जो कंडीशन है वो अगर ट्रू हो भी जाए, और यहाँ पे ट्रू हो भी रही है ट्रू हो भी रही है, लेकिन क्योंकि एंड लगा हुआ है तो एक कंडीशन ट्रू है और दूसरी फॉल्स है, तो रिजल्ट आपको फॉल्स ही मिलेगा। तो वो दूसरे को चेक ही नहीं करेगा, वो कहता है इसे चेक करने की जरूरत ही नहीं है, इसको चेक ही ना करो, देखो ही ना उसको, क्योंकि फर्स्ट पार्ट जो है वो फॉल्स हो चुका है और लगा एंड लगा हुआ है, तो दूसरे पार्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। इसको हम कहते हैं शॉर्ट सर्किटरी। लेकिन अगर सपोज करें कि यहाँ पर अगर हमने सिंगल ऑपरेटर लगाया हुआ होता, मैं इसको रेस कर रहा हूँ, सपोज करें अगर हमने एक सिंगल ऑपरेटर लगाया हुआ है, तो अब ये शॉर्ट सर्किटरी नहीं रहेगा। अब ये दोनों को चेक जरूर करेगा, टेस्ट जरूर करेगा, इसको भी करेगा इसको भी करेगा, रिजल्ट अभी भी फॉल्स ही निकलेगा कि ये पहली फॉल्स थी दूसरी ट्रू थी, तो रिजल्ट फॉल्स आ रहा है। लेकिन अब चेक करेगा, दूसरे पार्ट को इवेल्युएट करेगा, अब करेगा, पहले नहीं कर रहा था। तो अगर आप जो है वो डबल एम्परसेंट यूज करेंगे, तो डबल एम्परसेंट या डबल और ये आपको शॉर्ट सर्किटरी प्रोवाइड करता है। एक पार्ट चेक करने पर अगर डिसीजन हो जाता है तो दूसरे पार्ट को चेक करने की जरूरत ही नहीं है। जैसे अगर आप और की बात कर लेते हैं, और में अगर पता लग जाए कि भाई पहला पार्ट जो है वो ट्रू है, तो दूसरे पार्ट को वो चेक ही नहीं करेगा, क्योंकि पहला ट्रू है तो दूसरा फॉल्स हो या दूसरा ट्रू हो उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो इफ़ जो है हमारी ट्रू कंसीडर होगी। तो इसलिए जो हमारे डबल सिंबल्स जो हैं ये हमें शॉर्ट सर्किटरी प्रोवाइड करते हैं, और जो हमारे पास सिंगल ऑपरेटर जो हैं वो हमें शॉर्ट सर्किटरी प्रोवाइड नहीं करते, उसके अंदर हमारा तमाम की तमाम कंडीशंस हमेशा एवेल्युएट होंगी। यही चीज़ आपको यहाँ पे एक और एग्जांपल वो आपको दे के दिखा रहा है। वो कहता है कि इफ़ x इक्वल्स टू 1, व्हाट इज x आफ्टर दिस एक्सप्रेशन। तो x ग्रेटर देन 1, तो ये तो हो गया हमारे पास फॉल्स, क्योंकि x 1 है, ग्रेटर देन 1 नहीं है। आगे लगाया हुआ एंड का मतलब है कि दूसरा भी इवेल्युएट होगा, दूसरा भी चेक होगा। तो अब यहाँ पर आप उसने इंक्रीमेंट ऑपरेटर यूज किया हुआ है, लेकिन पोस्ट इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट में इंक्रीमेंट बाद में होगा, तो x की वैल्यू 1 कंसीडर होगी, 1 लेस देन 10। तो ये कंडीशन, ये वाला पार्ट जो है ये ट्रू है, एक फॉल्स दूसरा ट्रू, तो ओवरऑल रिजल्ट इसका फॉल्स निकलेगा। लेकिन क्योंकि ये वाला पोर्शन इवेल्युएट हो चुका है, अब जब बाहर निकलेगा तो वो x की वैल्यू को जो है वो इंक्रीज करके 2 कर देगा। यानी इस पूरे एक्सप्रेशन के बाद, क्योंकि उसने आपसे x की वैल्यू पूछी थी, तो इस पूरे एक्सप्रेशन के बाद जो है वो इस पूरे एक्सप्रेशन के बाद x की वैल्यू जो है वो 2 हो चुकी होगी। लेकिन अगर वो यहाँ पर डबल एम्परसेंट यूज करता, ये बात आप देखें जरा तवज्जो के साथ सुने, अगर वो यहाँ पर डबल एम्परसेंट यूज करता तो वो इस दूसरे पोर्शन पर आना ही नहीं था, उसने ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट ही नहीं होना था, क्योंकि यहीं पर ही डिसीजन हो चुका है। तो x की वैल्यू क्या होती, x की वैल्यू 1 ही रहनी थी। अगर डबल एम्परसेंट लगा के चेक करेंगे तो x आपको 1 ही मिलेगा, क्योंकि सेकंड पार्ट इवेल्युएट ही नहीं होगा। और अगर आपने सिंगल एम्परसेंट लगाया है तो फिर सेकंड पार्ट इवेल्युएट होगा। तो ये एक और प्रूव होगा जिससे आपको पता लग जाएगा कि शॉर्ट सर्किटरी क्या होती है और वो किस तरह से वर्क करती है, और सिंगल ऑपरेटर लगाने से जो है वो शॉर्ट सर्किटरी को किस तरह से ओवरराइड किया जा सकता है।
तो उम्मीद है कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी, और बाकी नीचे वाले जो प्रॉब्लम्स हैं ये आप इसी को देख कर जो है वो आप इवेल्युएट कर सकते हैं और इम्प्लीमेंट करना चाहें तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इसको आप एक छोटा सा प्रोग्राम बना के उसको आप इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है लीप ईयर का प्रॉब्लम है। तो लीप ईयर हमारे पास वो ईयर्स हैं जो 4 के साथ डिवाइड हो जाते हैं, डिविजिबल बाय 4 हैं, बट नॉट 100। 4 पे डिवाइड हो जाएंगे लेकिन 100 पे डिवाइड नहीं होंगे, बट दे वुड बी डिवाइडेड बाय 400। 400 के साथ जो है वो डिविजिबल हो सकते हैं। 4 के साथ डिवाइड हो जाएंगे तो वो 100 के साथ डिवाइड नहीं होने चाहिए। एंड लगा हुआ है इधर, गौर से देखें। या फिर जो है वो 400 के साथ अगर पूरा पूरा डिवाइड हो जाते हैं तो इट मीन्स कि वो नंबर हमारे लीप ईयर हैं। तो इसका कंप्लीट प्रोग्राम बना के आप लीप ईयर्स को चेक कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम है लॉटरी से रिलेटेड है, उसको आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्विच स्टेटमेंट। स्विच जो है हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस के अंदर वर्क करती है कि जहाँ पे आपके पास ऑप्शंस जो हैं, सिचुएशंस जो हैं वो 2 से ज़्यादा हो जाएंगी, वहाँ पर आप स्विच को यूज़ करेंगे। और स्विच में आप जो है वो जैसा कि आप इफ़ में यूज़ करते हैं जहाँ पे ऑप्शंस आपकी ज़्यादा हो जाती हैं, उस तरह से आपको स्विच को यूज़ कर सकते हैं। स्विच का सिंटैक्स देखने से पहले आप यहाँ पर कोई एक एक्सप्रेशन लगा सकते हैं, कोई वेरिएबल वगैरह यहाँ पे दिया जा सकता है। मैं यहाँ पे एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ EXP, और उसके बाद एक एक केस आता है, उसकी वैल्यू होती है। इस एक्सप्रेशन की वैल्यू केस की वैल्यू के साथ मैच की जाती है। अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू और केस की वैल्यू मैच हो जाती है तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाता है और ब्रेक की वजह से प्रोग्राम से ये स्विच से बाहर आ जाएगा, स्विच से बाहर आ जाएगा नीचे। और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू पहले केस की वैल्यू के साथ मैच नहीं होती तो फिर इसकी वैल्यू को मैच किया जाएगा दूसरे केस के साथ। अगर ये इसके साथ मैच हो जाएगी तो इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और फिर ब्रेक की वजह से कंट्रोल जो है वो बाहर आ जाएगा, स्विच से नीचे चला जाएगा। और अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू ना पहले के साथ मैच करती ना दूसरे केस के साथ मैच करती तो फिर इसको तीसरे के साथ मैच किया जाएगा और ये प्रोसेस चलता रहेगा उस वक्त तक जब तक कि उसको ट्रू केस नहीं मिल जाता। जैसे उसे ट्रू केस मिलेगा वो उसके ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा और ब्रेक की वजह से बाहर आ जाएगा। ब्रेक की वजह से अगर ब्रेक नहीं लगाई हुई तो वो उससे जो भी ट्रू केस मिलेगा तो वो उससे नीचे वाले तमाम केसेस को ऑटोमेटिकली जो है वो एग्जीक्यूट करवा देगा। और लास्ट के अंदर डिफ़ॉल्ट आ जाता है कि अगर एक्सप्रेशन की वैल्यू किसी भी केस की वैल्यू के साथ अगर मैच नहीं करती तो फिर वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाएगा और डिफ़ॉल्ट को एग्जीक्यूट करवा देगा। ये जी इसका एक फ्लो चार्ट आ रहा है, यहाँ से भी आप इसकी वर्किंग को समझ सकते हैं कि एक्सप्रेशन की वैल्यू जो है वो पहले के साथ मैच हो रही है और अगर ये ट्रू हो जाती है, अगर स्टेटस 0 आता है तो ट्रू हो जाएगा तो वो फिर इनकम टैक्स कैलकुलेट करेगा सिंगल फाइलर का और फिर ब्रेक की वजह से वो बाहर चला जाएगा। और अगर स्टेटस 1 है तो फिर वो मैरिड के लिए, मैरिड जॉइंटली के लिए वो इनकम टैक्स जो है वो फाइल करेगा और फिर बाहर आ जाएगा एंड सो ऑन। रूल्स देख लेंगे जी, इसके क्या रूल्स हैं। स्विच एक्सप्रेशन मस्ट यील्ड अ वैल्यू 4 बाइट शॉर्ट और इंट। यानी कि यहाँ पर जो आपने एक्सप्रेशन देना है ना, ये एक्सप्रेशन या तो 4 में से होगा या बाइट में होगा या शॉर्ट में होगा या इंट में होगा, इसके अलावा कुछ और नहीं हो सकता। स्ट्रिंग नहीं हो सकता यहाँ पर, फ्लोट नहीं हो सकता यहाँ पर, डबल नहीं हो सकता यहाँ पर। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। और जो वैल्यूज़ हैं वो भी उसी टाइप की होनी चाहिए जिस टाइप का एक्सप्रेशन है। अगर ऊपर इंटीजर यूज़ किया है तो यहाँ पे भी इंटीजर हो, इधर भी इंटीजर हो, इधर भी इंटीजर हो। ठीक है, अगर आपने ऊपर करेक्टर यूज़ किया तो इधर भी करेक्टर हो, इधर वैल्यू में भी करेक्टर हो, इधर भी करेक्टर हो, अदरवाइज वो मैच नहीं करेगा। और जब वो मैच नहीं करेगा तो फिर वो डिफ़ॉल्ट पे चला जाया करेगा हमेशा। ब्रेक ऑप्शनल है, लगा लेंगे तो वो उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करवाने के बाद बाहर आ जाएगा। और अगर ब्रेक नहीं लगाई हुई तो वो ना सिर्फ उस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा बल्कि उसके नीचे जितने भी ब्लॉक्स हैं उन सबको एग्जीक्यूट कर देगा और डिफ़ॉल्ट भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। डिफ़ॉल्ट भी ऑप्शनल होता है, एंड पे लगाया जाता है नॉर्मली। वैसे तो आप कहीं भी प्लेस कर सकते हैं लेकिन नॉर्मली हम एंड पे लगाते हैं, तो ऑप्शनल है ये भी। अब एक एग्जांपल आ रही है कि सपोज करें कि एक वेरिएबल है डे, उसका उसकी वैल्यू है 2। तो आपने बताना है कि वो वीक डे है या वीक एंड है। तो डे का नंबर अगर 2 है तो आपने बताना है कि वीक डे है या वीक एंड है। तो इसकी वैल्यू 2 है, 2 पहले केस के साथ मैच नहीं कर रही तो वो
उसने इसको इग्नोर कर दिया, 2 2 के साथ मैच कर रहा है, तो अब इसका ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, लेकिन इसके ब्लॉक में कुछ भी नहीं है और आगे ब्रेक भी नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो थर्ड में भी चला जाएगा, फोर्थ में भी चला जाएगा, उसका थर्ड का भी ब्लॉक भी नहीं है और ब्रेक भी नहीं है, ब्रेक होती तो बाहर आ जाता, लेकिन ब्रेक नहीं है तो फोर्थ पे भी चला जाएगा, और इसका भी ब्रेक नहीं है तो फिर इससे अगले पे भी आ जाएगा, और फिर यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट कर देगा वीक देख ही, और फिर यहाँ पर ब्रेक लगी हुई है, और इस ब्रेक की वजह से फिर वो स्विच से अब नीचे आएगा, ये ब्रेक आ गई एनकाउंटर ब्रेक, और उसके बाद जो है वो फिर स्विच से नीचे चला जाएगा। तो इस तरह से स्विच की जो है वो वर्किंग होगी। आगे नेक्स्ट है हमारे पास चाइनीज ज़ोडिक कैलेंडर। वो चाइनीज जो है बेसिकली हर साल को किसी एक जानवर के साथ जो है वो रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो वो ईयर को डिवाइड करेंगे 12 के साथ, मॉड करेंगे 12 के साथ, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो वो कहेंगे कि मंकी ईयर है, और अगर रिमाइंडर 2 आता है तो वो रोस्टर ईयर है, अगर रिमाइंडर 2 आएगा तो डॉग ईयर है, एंड सो ऑन। तो वो एक किसी भी एनिमल के साथ अपने ईयर को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो कोई भी एयर लें और उसको मॉड करवा लें 12 के साथ, तो आपका रिमाइंडर जो भी आएगा उसके ऊपर आप कंडीशन लगा के चेक कर सकते हैं, तो रिमाइंडर क्या आ रहा है उसके अकॉर्डिंग ही बताया जा सकता है कि ये कौन सा ईयर है। नेक्स्ट है कंडीशनल एक्सप्रेशन। कंडीशनल, इसको हम टर्नरी ऑपरेटर भी कहते हैं। टर्नरी, टर्नरी का मतलब 3 ऑपरेंड्स इसके होंगे। तो ये बेसिकली आपके पास ये वाला ऑपरेटर है जिसके अंदर सबसे पहले एक बुलियन एक्सप्रेशन आता है, और बुलियन एक्सप्रेशन के बाद आप क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, फिर एक्सप्रेशन आता है, फिर सेमी कॉलन आता है, सॉरी कॉलन आता है, और फिर दूसरा एक्सप्रेशन आता है। अब ये कंडीशन अगर ट्रू है, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो ये वाला ब्लॉक जो है वो हमारा एग्जीक्यूट हो जाता है, और दूसरे वाला ब्लॉक जो है हमारा स्किप हो जाता है। और अगर ये फॉल्स है, एक्सप्रेशन अगर फॉल्स है तो ये स्किप हो जाता है और दूसरे वाला पार्ट जो है वो एग्जीक्यूट हो जाता है। यानी ये वाला आप समझें कि जैसे एल्स पोर्शन है, और ये वाला इफ वाला पोर्शन है। इसी की एग्जांपल जो है वो आप ऊपर आपको दे रहा है कि इफ x ग्रेटर देन 0, अगर x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो y को 1 असाइन कर दे, एल्स y को -1 दे दे। तो वो कह रहा है कि इसको आप इस तरह से भी इक्विवेलेंटली कर सकते हैं कि x इक्वल्स टू y इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 0 देन 1, अदरवाइज और एल्स जो है वो -1। तो इसको आप टर्नरी ऑपरेटर भी जो है वो आप कह सकते हैं। तो 3 टाइप के ऑपरेटर्स हमने देख लिए हैं, टर्नरी, बाइनरी एंड यूनरी। कंडीशनल ऑपरेटर वही आपको एक्सप्रेशन जो है उसी की डिटेल बता रहा है। नेक्स्ट है ऑपरेटर प्रेसिडेंस, कि कौन सा ऑपरेटर पहले इवेल्युएट होता है तो और कौन सा बाद में होता है। तो सबसे ज़्यादा प्रेसिडेंस जो है वो पैरेंथेसिस की होती है, सबसे पहले पैरेंथेसिस इवेल्युएट होती हैं, फिर आपके पास जो है वो पोस्ट फिर इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर आ जाते हैं, और फिर उसके बाद आपके पास जो है वो प्लस माइनस के ऑपरेटर आ जाते हैं, टाइप कास्टिंग आ जाती है, यूनरी नॉट ऑपरेटर है आपके पास लॉजिकल, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, यहाँ से आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स शुरू हो रहे हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड, प्लस माइनस, फिर रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं, फिर इक्वलिटी के हैं, एक्सक्लूसिव और है, एंड और आखिर के अंदर जो है वो असाइनमेंट्स जो हैं वो आपकी परफॉर्म होती हैं। तो ये ऑपरेटर प्रेसिडेंस है। प्रेसिडेंस एंड एसोसिएटिविटी। प्रेसिडेंस तो हमने देख लिया कि जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होगी पहले वो इवेल्युएट होगा। एसोसिएटिविटी क्या होती है? एसोसिएटिविटी ये होती है कि अगर एक ही एक्सप्रेशन के अंदर अगर 2 ऑपरेटर्स एक जैसे आ जाएं, फिर उनमें से कौन सा पहला इवेल्युएट होगा। जैसे सपोज अगर मैं कहूँ कि जी x इक्वल्स टू 2 प्लस 5 माइनस सपोज 3, अब इन दोनों की प्रेसिडेंस सेम है तो पहले कौन सा एवेल्युएट होगा, क्योंकि आपका प्रोसेसर तो एक वक्त के अंदर एक ही को पहले एवेल्युएट करेगा। तो इसके अंदर या तो लेफ्ट टू राइट इवेल्युएशन होगी या राइट टू लेफ्ट इवेल्युएशन होगी। तो जितने भी आपके अरिथमेटिक ऑपरेटर्स हैं वो सबके सब लेफ्ट टू राइट पहले जो है वो इवेल्युएट होते हैं, उनकी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है, यानी कि वो पहले इनको ऐड करेगा, ये हमारे पास 7 हो जाएगा, फिर 7 में से माइनस जो है वो 3 करेगा, तो इसका आंसर जो है वो 4 आ जाएगा। तो इसको हम एसोसिएटिविटी कहते हैं। When 2 operators with the same precedence are evaluated, सेम प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स जब आ जाएंगे, द एसोसिएटिविटी ऑफ ऑपरेटर्स डिटरमिन्स द ऑपरेटर ऑर्डर ऑफ इवेल्युएशन, कि फिर एसोसिएटिविटी डिसाइड करती है कि कौन सा ऑपरेटर जो है वो पहले इवेल्युएट होगा। ऑल बाइनरी ऑपरेटर्स एक्सेप्ट द असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर लेफ्ट एसोसिएटिव, ये सब के सब आपके लेफ्ट टू राइट एसोसिएटिव है। इनकी एसोसिएटिविटी जो है वो लेफ्ट टू राइट है,
पहले लेफ्ट वाला इवेल्यूएट होगा फिर राइट वाला इवेल्यूएट होगा। ये जी आपको एग्जांपल दे रहा है, बता रहा है कि ये एक एक्सप्रेशन है, इनमें से सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म होगा। सबसे पहले पैरेंथेसिस होंगी, फिर इनमें देखा जाएगा कि क्या आ रहा है, मल्टीप्लिकेशन आ रही है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन दो दफ़ा आ रही है, तो जो पहले लेफ्ट पर आ रही है पहले वो इवेल्यूएट होगी, फिर ये वाली मल्टीप्लिकेशन होगी, फिर एडिशन होगी, फिर सब्ट्रैक्शन होगी, और फिर आखिर के अंदर जो है वो उसके रिलेशन ऑपरेटर जो है सबसे आखिर में इवेल्यूएट होगा। तो लास्ट के अंदर जो हमारे पास डीबगिंग आ रही है, तो डीबगिंग हम कहते हैं कि बग बग कहते हैं एरर्स को, और डीबगिंग मींस फाइंडिंग एंड रिमूविंग द एरर्स, इस प्रोसेस को हम डीबगिंग कहते हैं। इसके लिए हम डिफरेंट जो है वो टेक्निक्स हम यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से आपने प्रोग्राम को आपने डीबग करना है। तो उसके लिए आपके पास डिफरेंट टूल्स हैं। एक एक स्टेटमेंट को एक एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लें। आप जो है वो कमेंट करके देखते जाएं, सारी स्टेटमेंट्स को कमेंट कर दें, सिर्फ एक को अनकमेंट रखें, उसे चला के देख लें रिजल्ट क्या मिल रहा है। अगर ठीक रिजल्ट मिल रहा है तो एक अगली स्टेटमेंट जो है उसको अनकमेंट कर दें, बाकी सबको जो है वो कमेंट रखें। तो एक एक स्टेटमेंट का कमेंट जो है ख़त्म करते जाएं और देखते जाएं कि कहाँ पे गड़बड़ आ रही है। तो आप इस तरह से आप एक एक स्टेटमेंट को जो है वो चेक कर सकते हैं। या आप जो है ब्रेक की ऑप्शन होती है, ब्रेक पॉइंट्स लगाए जा सकते हैं और उससे फिर आप ये एवेल्यूएट कर सकते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ है। तो ये डिफरेंट आपके पास टेक्निक्स अवेलेबल हैं प्रोग्राम को डीबग करने की। और ये इक्लिप्स के अंदर हम नेटबीन्स यूज़ कर रहे हैं, ये इक्लिप्स को जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं। तो इसके साथ ही हमारा जो है ये चैप्टर 3 जो है वो हमारा एंड होता है। तो अब आप इसकी प्रैक्टिस करें और जो प्रोग्राम्स मैंने बताए हैं उनको आप परफॉर्म करेंगे।